हाय दोस्तों, हेलो। आज की इस वीडियो में हम लोग उपस्थित हैं सल्तनत कालीन और सल्तनत काल का विघटन काल। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो मोहम्मद गोरी के जीतने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस सल्तनत काल की स्थापना की और इल्तुतमिश ने उसको थोड़ा-सा स्थायित्व प्रदान किया और आगे चल के रज़िया सुल्ताना और बलबन, फिर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और फिर तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो सत्ता में आए, वो कमज़ोर शासक रहे और तुगलक वंश के बाद से सल्तनत का जो साम्राज्य का वो पतन होना शुरू हो जाता है और फिरोज़ तुगलक के जो उत्तराधिकारी आए, वो बहुत ही कमज़ोर थे और वो टिक नहीं पाए। उन्होंने अपना अधिकांश समय जो है मनोरंजन में, राजकाज में तो नहीं, साम्राज्य विस्तार तो किया नहीं, जो साम्राज्य बचा या मिला विरासत में उसको भी नहीं संभाल पाए और एंटरटेनमेंट में समय बिता दिया, मनोरंजन में समय बिताया। तो और आपस में पारस्परिक संघर्ष भी करते रहे अपने ही साथियों के साथ या अपने ही वंशजों के साथ। तो ये आपस में ही लड़ते रहे। परिणाम ये हुआ कि जो भी इनके अधीन गवर्नर थे राज्यों के, वो अपने आप को मजबूत स्थिति में ला पाए और अपनी मजबूत स्थिति के कारण उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। इनका अंकुश खत्म हो गया धीरे-धीरे। तो सल्तनत का बचा-खुचा वैभव जो था, वो दिल्ली में 1398 ईस्वी में एक अटैक होता है और वो अटैक होता है तैमूर का, जिसको तैमूर लंग भी कहा गया है इतिहास में। तो एक तरह से लंग का मतलब लंगड़ा से भी है। तो तैमूर लंग ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया, ये घटना है 1398 ईस्वी की। तब मध्य एशिया से पुनः जो है ये आक्रमण हुआ था सेनाओं का और तैमूर लंग का जो उद्देश्य था, वो यहाँ का जो है धन संपदा लूट के ले जाना, ठीक वही उद्देश्य था जो महमूद गजनवी का था। कि महमूद गजनवी ने भी यहाँ पर लगभग 16 से 17 बार जो आक्रमण किए, तो महमूद गजनवी का मेन उद्देश्य ये था कि वो मध्य एशिया से आता था और यहाँ पर अकूत संपत्ति जो मंदिरों वगैरह में थी, उसको लूट के ले जाता था और मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को स्थापित करने में और सुदृढ़ या मजबूत बनाने में इस्तेमाल कर रहा था। ठीक वैसा ही तैमूर लंग भी मध्य एशिया से आया और उसने आक्रमण किया। तब ये भी एक क्या था, ये जो तैमूर लंग था, ये भी एक तुर्क सरदार था। ये अपनी विशाल सेना लेकर आक्रमण के लिए आता है। आक्रमण का उद्देश्य वही धन संपत्ति लूटना और अपना जो है, इसका जो है शासन था समरकंद में। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया, उन्होंने नगर को लूटा और नगर वासियों की हत्या की। दिल्ली शहर को नेस्तनाबूद तो नहीं किया, लेकिन बहुत ही बेरहमी से हत्याएं हुई और लूटा गया, धन संपत्ति लूट कर ले गए और समरकंद ले गया। अपनी राजधानी समरकंद जाते समय तैमूर ने जो भी एक ये शुरुआत से परंपरा रही है, महमूद गजनवी को छोड़ दें तो मोहम्मद गोरी ने जब इस साम्राज्य को, भारत के भूभाग को जीतने को जीता, तो उसके बाद उसने अपना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक छोड़ा। ठीक वैसे ही तैमूर लंग ने जब इस भूभाग को जीता, तो जैसे मुल्तान है, लाहौर है और दीपालपुर, इस एरिया को जीतने के बाद इसका एक प्रमुख व्यक्ति रहा होगा खिज्र खां, तो उसको उत्तराधिकार बनाकर या जीते हुए साम्राज्य को उत्तराधिकार सौंपकर वो अपना समरकंद चला जाता है। तो अब खिज्र खां जिस यहाँ पर वंश की स्थापना करते हैं, आगे हम बात करेंगे सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक ये वही खिज्र खां होता है, जो तैमूर लंग ने जिस साम्राज्य को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर एरिया जीतने के बाद इसको जो दिया था, तो वही विजय जो भी जीता हुआ भूभाग था, तो उसमें खिज्र खां ने अपना वंश स्थापित किया, अपने को सुल्तान बनाया। और उसने सुल्तान अपने को नहीं बनाया, वो तो समरकंद से ही उसको मिला हुआ था और उसका जो सेनापति था, जो भी था, नज़दीकी था, तो ये तैमूर लंग का ही व्यक्ति था और इसने रयत आला अपनी जो उपाधि धारण की, वो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, इसने एक नया शब्द दिया अपने आप को, रयत आला। रयत आला मतलब वो किसी के अधीन था। निश्चित रूप से ये सैयद वंश का संस्थापक जो खिज्र खां था, वो जो समरकंद का जो शासक था तैमूर लंग, उसके अधीनता में ये राज्य करना इसने शुरू किया और यह जीवन भर तैमूर के वंशजों का वफादार रहा और होना भी चाहिए, क्योंकि इसको जो विरासत में चीज़ें मिली थी, जीता हुआ साम्राज्य मिला था, तो इस वजह से ये एक जो तैमूर का वंशज का वफादार रहा हमेशा और ये समय-समय पर उपहार वगैरह भी भेजता रहा। तो अब खिज्र खां बहुत ज़्यादा नहीं चला, जो खिज्र खां का शासनकाल था 1414 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी तक रहा। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी जो भी है, इसका भी पतन हो जाता है और फिर आता है लोधी वंश। 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी, जब तक बाबर का अटैक नहीं होता है,
तब तक लोधी वंश शासन करता है। तो सबसे पहले तो आता है गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, और ये आता है लोधी वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश में आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बलबन तक आ जाते हैं। और फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, और फिर ये तुगलक वंश के बाद फिर तैमुरलंग और सैयद वंश, लोधी वंश। तो ये सल्तनत का अब ये विघटन काल शुरू होता है और ये समाप्त की ओर जाता है और मुगल का आक्रमण होने लगता है। आगे देखते हैं क्या होता है। लोधी वंश की स्थापना 1451 में होती है, और 1526 ईस्वी, जब 1526 ईस्वी, ये वो डेट है जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और बाबर का अटैक होता है। बाबर मंगोल्स के थे और मंगोल से आकर उन्होंने आक्रमण किया, तो उस समय लोधी वंश का शासन था। देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश था। जो दिल्ली सल्तनत थी, सल्तनत की शुरुआत इल्तुतमिश के समय से पड़ती है। हालांकि मोहम्मद गोरी जो था, मोहम्मद गोरी ने जीता और उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना जो उत्तराधिकार सौंप गया, तो उसने तुर्क सल्तनत की स्थापना की। तुर्क सल्तनत को इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत, हालांकि न्यू कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की डाल दी थी, क्योंकि उसने अपने आप को मध्य एशिया की राजनीति से अलग कर लिया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने और कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर और बाद तक ये दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। और लोधी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत का, यानी ये जो सुल्तान थे, सल्तनत का विघटन हो जाता है। और 1451 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार, सरहिंद, सरहिंद का सूबेदार था जो सैयद वंश के शासनकाल में सरहिंद का जो सूबेदार था बहलोल लोधी, उसको अमीरों ने, अमीरों और उलेमा वर्ग और सरदार, इन लोगों का खास महत्व रहा है सल्तनत काल में। और इन लोगों ने समय समय पर जब जब सत्ता का अंकुश या सुल्तान ढीला पड़ा है या सुल्तान की शक्ति कम हुई है, तो अमीरों या उलेमा वर्ग या सरदारों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया और जिसको चाहा उसको राजा बना दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे आज के लोकतांत्रिक इतिहास में या लोकतांत्रिक परिवेश में एक ऐसा व्यवस्था डेवलप हो गई है कि बड़े-बड़े उद्योगपति जिसको चाहते हैं उसको राजा या कहें कि सीएम पीएम बनाने की कोशिश में रहते हैं, और वो ऐसा सफल भी होते हैं, क्योंकि धन बल और जनबल, जब धन बल होता है तो जनबल भी स्वाभाविक रूप से उतर आता है। तो ठीक उसी प्रकार उस समय भी सरदार, जब सुल्तान कमजोर होता तो सरदार और उलेमा वर्ग और जितने भी अधीनस्थ होते थे, वो स्वतंत्र अवस्था में अपने आप को ला देते थे। तो बहलोल लोधी को आमंत्रित किया, ये सूबेदार थे और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लोधी शासक तुर्क ना होकर अफगान थे। ये जो बहलोल लोधी था, ये अफगानिस्तान का था। बाकी पिछले के शासक जो थे वो तुर्की या तुर्क थे, लेकिन ये अफगान था। तो एक चीज ये आई कि अफगानी शासन की स्थापना कुछ दिन के लिए हो जाती है। और बहलोल लोधी 1451 ईस्वी से 1498 ईस्वी तक शासन करते हैं। बहलोल लोधी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयत्न किया। इन्होंने जो बचा खुचा था उसको सोचा कि संगठित कर लेते हैं, तो अपनी कुछ पॉलिटिक्स ऐसी अपनाई और लोगों को, जिन सरदारों के सहयोग से ये सुल्तान बने, उनको एकत्रित किया और अपनी शक्ति को थोड़ा संगठित किया। और उसने जौनपुर पर आक्रमण कर सरकी शासकों को पराजित किया। सरकी जो इनके विरोध में होंगे, तो वो जौनपुर, जो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी और फिरोजपुर की स्थापना की थी और फिरोजाबाद की नगर की स्थापना की थी, तो ये वही जौनपुर है जिसको फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। तो वहाँ पर सरकी राज्यों का शासन होगा, तो उनको सरकी राज्य का अंत किया बहलोल लोधी ने। और उसने बहलोल नामक चांदी के सिक्के भी प्रचलित करवाए। एक चीज यहाँ जानने को मिलती है कि बहलोल लोधी का शासन थोड़ा सा स्थायित्वपूर्ण रहा, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि उस समय इन्होंने सिक्के भी चलवाए, बहलोल नामक सिक्के चलवाए। फिर लोधी वंश का जो शासक था, आगे आता है सिकंदर लोधी। इनका कार्यकाल रहता है 1489 से 1517 ईस्वी। बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र निजाम खां, बहलोल लोधी जो इस लोधी वंश का संस्थापक था, और उसके बाद उसका पुत्र जिसका नाम था निजाम खां, वो सिकंदर शाह के नाम पर सुल्तान बना और सिंहासन पर बैठा। उसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि लोधी वंश में एक सबसे बड़ी प्रमुख जो घटना होती है ये, कि लोधी वंश का जो दूसरा शासक था निजाम खां जिसको कहते हैं, उसका जो शासकीय नाम था सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, और उसने जो है दिल्ली को राजधानी हटाकर आगरा बनाई। और उस समय से आगे चल के मुगलों में भी, जब मुगलों का आक्रमण होता है और वो शासन स्थापित करते हैं, तो आगे आगरा को ही राजधानी बनाते हैं। तो ये काम सिकंदर लोधी के पुत्र निजाम खां ने किया, जिसको जो सिकंदर शाह के नाम से सुल्तान बना। तो अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी दिल्ली रही
कुछ समय के लिए लाहौर भी रही, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में लाहौर, दिल्ली ज़्यादातर रही। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद भी की। लेकिन ये जो सिकंदर शाह आते हैं, इन्होंने आगरा राजधानी बनाई और सिकंदर लोदी की साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी। ये जो सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, बेलो लोदी का पुत्र, इसको सिकंदर लोदी कहा गया और इसकी जो है साहित्य, लिटरेचर में इसकी बहुत ही अच्छी रुचि थी। इसके शासनकाल में कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ, कई किताबें फारसी में ट्रांसलेट की गईं, जिनमें एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम फरहंगे सिकंदरी रखा। एक आयुर्वेदिक, यहाँ पर भारतीय जनमानस में बहुत प्रचलित एक विधा थी, चिकित्सीय पद्धति, तो उसका इसने अनुवाद कराया फारसी में, तो उसको फरहंगे सिकंदरी नाम रखा और उसमें लिखा है। वह स्वयं भी गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। अपना नाम उसे गुलरुखी लिखा और उस उपनाम से कविताएं लिखता था। ये सिकंदर लोदी की रुचि बताता है। उसने राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए क्या किया? वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया एवं राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि नाप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया। एक पैमाना जो है इन्होंने बनाया कि भूमि को नापने के लिए गजे सिकंदरी का भी प्रचलन करवाया। एक माना कि जमीन को नाप के टैक्स निर्धारित किया जाएगा, तो गजे सिकंदरी इनके समय में प्रचलित हुआ। ये भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सुल्तान की ये समझ थी, तो इन्होंने एक पैमाना दिया, गज सिकंदरी चलाया, जिसकी जो है लेंथ होती थी, लंबाई होती थी 30 इंच। एक गज ए सिकंदरी 30 इंच के बराबर होती थी। अब लोदी वंश का जो अंतिम शासक होता है, इतने काम थे इन्होंने जो सिकंदर शाह ने करवाया, राजधानी आगरा कर दी और टैक्स वगैरह में कमी की और भूमि को मापने के लिए, नापने के लिए गजे सिकंदरी का वो किया, प्रचलन करवाया। फिर इसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी आते हैं, इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासनकाल रहा इनका, और इनका मुकाबला बाबर से होता है। सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी, ये सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी और लोदी वंश का अंतिम शासक होता है। इनके समय में सुल्तान तथा अफगान सरदारों के मध्य संघर्ष हो गए। अफगान तो ये भी थे, लेकिन अफगान सरदार जो शक्तिशाली हो रहे थे, तो अभी वो इनके विरोध में खड़े हो गए, तो ये संघर्ष आरंभ हो गया। जब गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है, जो घर में ही कलह हो गया इनके, तो अफगान सरदार सुल्तान की शक्तिशाली स्थिति से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि अफगान ये भी थे। तो अब ये जो अफगानी सरदार थे, वो सुल्तान की जो मजबूत शक्ति बढ़ रही थी, मजबूती प्रदान हो रही थी, सत्ता मजबूत हो रही थी, तो इससे सरदार खुश नहीं थे। तो उन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी की षड्यंत्र किया, और उस षड्यंत्र में इनका एक षड्यंत्रकारी जो था, अफगान सरदारों की मदद से जो काबुल का शासक था बाबर, उसको आमंत्रित किया। मतलब यहाँ से एक बाबर का आना एक महज घटना या एक साम्राज्यवादी नीति नहीं थी, जैसा कि महमूद गजनवी करता रहा। मंगोलों ने की, सॉरी, इन्होंने अरे ये जो इसमें आए सिकंदर लोदी, तैमूर लंग आया, तैमूर लंग ने जो आक्रमण किया, उससे डिफरेंट था ये बाबर का आक्रमण, क्योंकि बाबर को इनविटेशन मिला था, बाबर को कहीं ना कहीं से उसको आमंत्रण मिला था, और वो आमंत्रण था यहाँ गृह युद्ध की स्थिति बनना। तो इब्राहिम लोदी के जो सरदार थे, वो संतुष्ट नहीं थे और वो अपने आप को असंतुष्ट महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह में जब वो नहीं जीत पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है, तो उन्होंने बाहर से मौका मिला और बाहर से जो आने वाला काबुल का शासक जो बाबर था, उसको इन्वाइट किया। तो सरदारों की मदद से काबुल के शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में, पानीपत ये हरियाणा, आज के हरियाणा राज्य में जनपद है पानीपत, सोनीपत, ये आसपास के एरिया, तो वहां पर 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें एक तरफ होती है बाबर की सेना और दूसरी तरफ होती है इब्राहिम लोदी की सेना। और परिणाम क्या होता है कि इब्राहिम लोदी मार दिया जाता है और भारत में लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो जाता है। अब दिल्ली सल्तनत के अंत होने के जो प्रमुख कारण हैं, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि तैमूर का आक्रमण हुआ तो सैयद वंश की स्थापना हुई, और सैयद वंश के बाद लोदी वंश की स्थापना हुई, और लोदी वंश के बाद फिर बाबर यानी मुगलों का आक्रमण हो गया। आगे हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार के नियम का अभाव। पूरे दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो तुर्की सल्तनत से लेके और बहलोल लोदी के समय तक तो ठीक ठाक स्थिति हो गई थी, लेकिन बीच में कई जगह ऐसी स्थिति रही कि उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं बना। जिसने जब चाहा, जिसने जब अपनी शक्ति या सामर्थ्य बढ़ा ली, वो सुल्तान बन गया और बना। ये दिल्ली सल्तनत में एक कारण ये था कि दिल्ली सल्तनत के विघटन का कारण जो बना, उत्तराधिकार का नियम ना होना। या तो वर्चस्व होता या सेनापति ही होता तो एक अलग बात थी, या वंशानुगत होता, तो ऐसा नहीं था। जब जिसका मौका मिला, जिसने भी सत्ता हासिल की, वो सुल्तान बना। और इस तरह तो एक तलवार या शक्ति के माध्यम से, या शक्ति ही एक माध्यम ऐसा रही, कूटनीति, राजनीतिक, और इसी से सुल्तान बने।
शासक की मृत्यु हो जाने के बाद राज परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता था। जैसे ही सुल्तान मरता था तो या उसकी युद्ध में हत्या हो जाती थी, तो राजघरानों में ही या उनके वंशज भी आपस में लड़ने लगते थे और फिर इसके बाद वंशज के साथ-साथ जो दूर के उनके सूबेदार होते थे, अन्य जो राज्य के प्रांतीय अधिकारी होते थे, वो अपने आप को स्वतंत्र स्थिति में लाने की कोशिश करते थे और कई बार हुए भी। तो इस प्रकार के आपसी संघर्ष ने आपसी विश्वास की भावना को कम कर दिया। ये जो मुस्लिम शासनकाल रहा, तो इसमें हमेशा जो है अस्थिरता का भाव बना रहा। जो भी सुल्तान रहा, वो कभी भी स्वतंत्र स्थिति में नहीं कर सका शासन। उसका कारण ये था कि षड्यंत्र और विद्रोह हमेशा होते रहते थे। अविश्वास था एक तरह का। सुल्तान हमेशा डरा रहता था और भय उत्पन्न करता था और भय का शासन होता था। तो अगर उसका खौफ कम हो जाता था, तो विद्रोह शुरू हो जाते थे। तो ये एक कॉन्सेप्ट आता है निकल के कि जब तक सुल्तान का भय या खौफ रहता था, तो आम जनता की बात नहीं की जा सकती है। उसके जो अधीनस्थ कर्मचारी होते थे, जो बड़े-बड़े सरदार होते थे, उलेमा वर्ग होता था और ये उसके सलाहकार होते थे, सेनापति वगैरह होते थे, सैनिक जो प्रमुख पदों पर होते थे, वायसराय वगैरह होते थे, जो गवर्नर वगैरह होते थे। तो ये जो है अपने आप को सुल्तान बनने की चाहत में अपनी शक्ति बढ़ाते रहते थे और मौका जैसे ही देखते थे, तो केंद्रीय सत्ता हथियाने की कोशिश करते थे। तो इस प्रकार पूरा सल्तनत काल बहुत ही अस्थिरता का समय रहा, जिसमें सत्ता बहुत जल्दी सुल्तान का पद जो है बहुत जल्दी बदलता था। बहुत ही कम ऐसे शासक रहे जिनका शासनकाल लंबा रहा और उन्होंने अपना ठीक से शासनकाल चला पाया। ये बहुत बड़ी चुनौती रही उस समय की। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को सुदूर दक्षिण तक पहुँचाया। अलाउद्दीन पूरे सल्तनत काल में अलाउद्दीन ने जो काम किया, बहुत ही महत्वपूर्ण था। पहली बात तो जो सैनिक अभियान थे अलाउद्दीन के शासनकाल में, वो बहुत ज़्यादा हुए और उसने दूर दक्षिण भारत तक उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया, अनुशासन में रखा, बहुत सारी चीज़ें लागू की, बाज़ार को नियंत्रित किया, घोड़ों को दागने की प्रथा को अपनाया, नगद सैनिकों को वेतन दिया, अधिकारियों को नगद वेतन दिया। तो इस तरह की ये अलाउद्दीन खिलजी ने एक केंद्रीय सत्ता और अधीनस्थ राज्यों को बहुत ही अच्छे से चलाया। तो शासनकाल थोड़ा लंबा चला और अनुशासित रहा, साम्राज्य विस्तार भी किया। ठीक उसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने भी सल्तनत को दक्षिण तक सँभाला। यहाँ तक कि उन्होंने कोशिश किया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने तो यहाँ तक कोशिश की कि एक तरफ देखा कि अगर दिल्ली से हम दक्षिण के राज्यों को नहीं सँभाल पा रहे, तो उसने सीधे दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थापित कर दी। और फिर उसको लगा कि वो कंडीशन वही लगी कि हम दौलताबाद से इधर दक्षिण की तो देख पा रहे हैं, लेकिन उत्तर की नहीं देख पा रहे हैं, तो पुनः दिल्ली राजधानी स्थापित की। तो कहीं न कहीं ये प्रयोग फेल रहा, लेकिन कोशिश की उत्तर से दक्षिण तक सँभाले रहा। इसके अलावा तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की शक्ति को कमज़ोर कर दिया, जिससे अधीनस्थ राज्य स्वतंत्र होने लगे। तैमूर का जब आक्रमण हुआ और तैमूर के आक्रमण के बाद जो सैयद वंश की स्थापना हुई, तो उससे शासन थोड़ा ढीला पड़ा, केंद्रीय शासन थोड़ा कमज़ोर पड़ा और वहाँ से विघटन की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से चली। हालाँकि विघटन की प्रक्रिया तो तुगलक वंश के बाद से, फिरोज़ शाह तुगलक के बाद से एकदम चल पड़ी थी, लेकिन तैमूर के आक्रमण ने उसमें एक और आसानी कर दी और फिर लोधी वंश के बाद ये समाप्त हो जाता है। तो जो गुलाम वंश का शासनकाल रहा, वो गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक और खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक और तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक और 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश और 1451 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश। इस प्रकार पूरा जो है ये सल्तनत काल 1200 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक। हालाँकि 1526 ईस्वी में ही बाबर का आक्रमण हो जाता है, लेकिन बाबर की सत्ता स्थापित होने में अभी